इसमें क्या है कि एलिगेशंस ये हैं कि अडानी ने दिसंबर 19 एंड जुलाई 2020 के बीच में जो श्रीलंका से हमें लेसन मिला, उसके बाद अडानी एक इंडियन गवर्नमेंट का आर्म सा बन गया है। एफसीबी के अंडर जो यूएस के अंदर कोई भी लिस्टेड कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है, वो अगर ब्राइबरी में इन्वॉल्व होता है आउटसाइड रिचर्ड यूएस से, निक्सन जब थे तो इंडिया और यूएस रिलेशंस जितने खराब थे, हमें नहीं लगता था कि उससे ज्यादा ऐसा खराब हो बताया पाएंगे। जाता है कि नरेंद्र मोदी के साथ और बीजेपी के साथ इनके रिश्ते जो हैं करीब 1990s के आसपास से जुड़े। ये भी एक मिस्ट्री है, कोई सॉल्व करके दे हमें कि ये हमारे पार्लियामेंट सेशन शुरू होते हैं उससे 2-3 दिन पहले ही क्यों तो एक जैसा कि सबको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया में भूचाल आना स्वाभाविक था। आप खुद बेल पे हो और आप अडानी को अरेस्ट करा रहे हो ना। सब चीजें हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बड़ी कंफ्यूजिंग हो और जाती द चाय डिप्लोमेट्स का जो मेन पॉइंट है, जो उसका यूएसपी है, वो ये है कि हम लेफ्ट और राइट की बात नहीं करते, हम लोग हमेशा सेंटर की बात करते हैं। है। वेलकम तरुण भाई। आज हमारा ये फिर से पॉडकास्ट है चाय डिप्लोमेट्स का, तो वेलकम। आज हमारा टॉपिक होगा जियोपॉलिटिक्स ऑफ अडानीज केस इन द यूएस। तो पिछली बार जब हम मिले थे, हमने क्रिकेट की बात की थी। तब से काफी कुछ हो गया है, यूएस में अडानी पर केस हो गया, फिर उसके बाद उन पे वारंट भी निकल गया, तो काफी कुछ हो गया है। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो गई हैं। बट शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि तरुण भाई को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, ये हमारे कॉलेज के दोस्त हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स की बातें हम जो करते हैं ना, ये बहुत कॉलेज टाइम से हम आपस में करते आए हैं। तो ये चाय डिप्लोमेट आज का आइडिएशन नहीं है, ये तो आज आप देख रहे हैं हमें स्क्रीन पे, लेकिन ये आइडिएशन बहुत पहले का है। क्यों तरुण भाई? बिल्कुल सही कहा प्रतीक आपने। और जैसा कि हम पिछले 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और ज़्यादातर इंडिया में क्या है कि जो स्पेशली जो नॉर्थ के लोग हैं, उनका पॉलिटिक्स में अलग ही दिलचस्पी रहती है। आप देख लीजिए, मॉर्निंग में कहीं गली चौराहे नुक्कड़ पे कोई लोग चाय पी रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, पोहा खा रहे हैं। वो कुछ और बात करे ना करे, 2 चीज़ों के बारे में हमेशा बात करते हैं, एक पॉलिटिक्स और एक स्पोर्ट्स। और इसी को लेके हम हमेशा सोचते थे कि हम बैठ के इसके बारे में कभी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कुछ बातें करेंगे। और पिछले 1 डेढ़ महीने में जो हम अभी तक बातें कर रहे थे, फाइनली वो प्रैक्टिकल में उसको लेके आ रहे हैं हम लोग। और आज हमारा तीसरा पॉडकास्ट है, आज हम अडानी के बारे में बात करेंगे। और द चाय डिप्लोमेट्स का जो मेन पॉइंट है, जो उसका यूएसपी है, वो ये है कि हम लेफ्ट और राइट की बात नहीं करते, हम लोग हमेशा सेंटर की बात करते हैं। फैक्ट बेसिस पे जो भी बातें हैं, उसके बारे में हम लोग लोगों के सामने लेके आते हैं, और आज भी वैसा ही है। आज अडानी के बारे में बात करेंगे, तो जो भी हो रहा है, जो भी फैक्ट्स अभी यूएस कोर्ट्स में आए हैं या फिर पॉलिटिक्स में जो सुनने में आ रहा है, वो भी हम सामने रखेंगे बाद में। और जो भी उसमें हाँ, इन्वॉल्व्ड है, जैसे-जैसे चीज़ें हुई हैं, उस तरह की बातें करेंगे आज। हाँ। तो तरुण भाई यहाँ से शुरू करते हैं कि आप ये बताओ कि अडानी अडानी एज़ अ पर्सन, अडानी एज़ अ ग्रुप, उनकी हिस्ट्री क्या है? कहाँ से शुरू हुआ ये, और एकदम से अडानी नाम, अडानी अडानी हर घर में कैसे आ रहा है इंडिया? हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि गौतम अडानी के बारे में लोगों को बताया जाए कि इनकी अर्ली लाइफ़ कैसी रही है, करियर कहाँ से शुरुआत हुई है, और कैसे-कैसे थोड़ा मैं 2-3 मिनट लूँगा इस बारे में और उसके बारे में बताऊँगा। क्योंकि इन हाँ, अडानी के बारे में लोगों को पता है कि वो क्या करते हैं, कितने बड़े आदमी हैं, कौन-सी कंट्रोवर्सीज़ हैं, छोटे लोगों को पता है। लेकिन उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। तो अडानी गौतम अडानी का जो जन्म हुआ था, वो 1962 में अहमदाबाद में हुआ था, एक जैन फैमिली के अंदर। और इनके जो फादर थे, वो छोटी-सी टेक्सटाइल इनका बिज़नेस था। और उनका जो जिन्होंने बेसिकली अडानी जो कंपनीज़ है, अगर कहें तो उनके फादर ने शुरुआत की थी। हालाँकि उस टाइम अडानी कंपनी नहीं था, अडानी एंटरप्राइज़ेज़ नहीं था। लेकिन अगर सही मायने में कहें तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। और 18 साल की उम्र में इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी छोड़ दी, अपनी कॉमर्स की डिग्री कर रहे थे। और अडानी जो है 1978 में सिर्फ़ ₹500 लेके मुंबई गए। क्योंकि उनको लग रहा था, उनके सपने जो थे बड़े थे, छोटे सपने नहीं थे। उनको लगा कि जो फ़ादर की फैक्ट्री है उसमें मैं उसमें फिट नहीं होऊँगा, तो मुझे थोड़ा बड़ा करना हुँ, है। तो उसके लिए मुंबई हुँ, गए, और शुरुआत में वो डायमंड सॉर्टर की रूप में अपने भाई के डायमंड बिज़नेस में काम करते थे। और अच्छा, उसके बाद इनको लगा कि इसमें भी काम नहीं चल रहा है, तो वो ट्रेडिंग में घुस गए 1988 में। और इनको जो पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो पॉलीथिलीन का था, जो एक बड़ी लार्ज इंडियन कंपनी थी, उससे इनको मिला।
और 1988 से इनका ये जो कमोडिटीज़ में जो ट्रेडिंग में इनका बिज़नेस शुरू हुआ, वो तब से इनकी शुरुआत रही है, तब से ये बिज़नेस में आए हैं। और जो मेन आजकल हम जो अडानी एंटरप्राइज़ेज़ सुनते हैं, वो अडानी एंटरप्राइज़ेज़ जो है, उस टाइम पे अडानी एक्सपोर्ट्स था और उसकी शुरुआत हुई 1994। और अच्छा, इनका इनिशियल जो फ़ोकस था, वो कोल पे था, वो एडिबल ऑयल्स पे था, वो एसेंशियल कमोडिटीज़ में था, स्टार्टिंग में। और लेटर ऑन इनको थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई किया पोर्टफ़ोलियो अपना। ये लोग पावर जनरेशन में आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, माइनिंग में आए, पोर्ट्स में आए। लेकिन शुरुआत इनकी वहाँ से हुई, जहाँ पे कोल, एडिबल ऑयल्स वगैरह कमोडिटीज़ इम्पोर्ट कर रहे थे। और जो इनका पिवोटल मोमेंट था इनके करियर का, वो 2001 में आया जब इन्होंने मुंद्रा पोर्ट गुजरात के अंदर बनाया, जो कि आज भी लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट इंडिया के अंदर है, मुंद्रा पोर्ट जो है। और अच्छा, मुंद्रा पोर्ट के बाद ये जो है इन्होंने एक्सपेंशन किया, कोल माइनिंग में एक्सपेंशन किया, एनर्जी में एक्सपेंशन किया अडानी पावर के थ्रू, रिन्यूएबल एनर्जी में किया जो अडानी ग्रीन एनर्जी है। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी इन्होंने की। पावर प्लांट्स में गए, पोर्ट्स में गए जैसे मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर में गए और आज की डेट में ये इंडिया के रिचेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिज़नेस फिगर्स में आते हैं। और इनका जो अगर ऑपरेशंस देखें, तो वो ग्लोबली 50 कंट्रीज़ के ऊपर है। तो अभी बहुत बड़े प्लेयर हैं ये ट्रेडिशनल और क्लीन एनर्जी सेक्टर में भी। तो ये इनके बारे में थोड़ा-सा इनका बैकग्राउंड रहा है, कहाँ से शुरुआत की हाँ, और धीरे-धीरे कहाँ पहुँचे हैं। हाँ। अच्छा, आज की जो स्थिति है अडानी ग्रुप की, तो ये आप आप कब देखते हैं कि अडानी ग्रुप ने ये जंप एकदम से कब किया? मैं ये हुँ, इसलिए पूछना चाहता हूँ कि ये चीज़ें बहुत डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो हम बाद में बात करेंगे, उसमें बहुत काम आएँगी क्योंकि कब अडानी का ग्रोथ हुआ? करेक्ट। सो ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि अगर देखें तो जहाँ से जैसे मैंने बताया इनकी शुरुआत जो है, वो अगर बिज़नेस की शुरुआत करें तो इनकी करीब 1988 के आस-पास जैसे मैंने बताया और सडनली आप देखें तो आज की डेट में दुनिया में सबसे बड़े रिचेस्ट और ग्लोबल फिगर्स में आते हैं। तो अगर इनकी पॉलिटिकल एफ़िलिएशन की हम बात करें, थोड़ा इन्फ्लुएंस के बारे में बात करें, तो ऐसा बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी के साथ और बीजेपी के साथ इनके रिश्ते जो हैं, करीब 1990s के आस-पास से जुड़े। और 2000 के आस-पास जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, तब अदानी का जो बिज़नेस एम्पायर है, जो बिज़नेस इंटरेस्ट है, वो स्टेट के अंदर और ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। अगर मोदी गवर्नमेंट के टाइज़ के बारे में बात करें, तो इनके ऊपर पॉलिटिकल फ़ेवरेटिज़्म का भी इनके ऊपर आरोप लगता है, कि जो आप इतने बड़े आदमी बन गए हो, आप इतनी चीज़ें कर रहे हो, ये आप इसकी आपके जो क्रोनी कैपिटलिज़्म है, उसकी वज़ह से हो रहा है। आप मोदी को जानते हो, उसकी वज़ह से हो रहा है। लेकिन इसमें अगर दूसरे तरफ से देखें तो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी सिर्फ अदानी के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ेवरेबल रही हैं। जैसे कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी-अच्छी पॉलिसीज़ बनाई गुजरात स्टेट के अंदर, जिसका फ़ायदा अदानी को बहुत हुआ। बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स दिए, बहुत सारे फ़ेवरेबल लैंड डील्स दी मोदी गवर्नमेंट ने। तो सिर्फ अदानी को नहीं, बाकी लोगों को भी मिला। और हालाँकि जो अपोज़िशन में लोग हैं, वो हमेशा इस रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। कि भई जो अडानी की जो राइज़ हो रहा है या जो अभी तक अडानी ने किया है, वो पॉलिटिकल एफ़िलिएशन की वज़ह से हुआ है, ऐसा लोग बोलते हैं। अब हम पॉलिटिकल एफ़िलिएशन के बारे में बात कर रहे हैं प्रतीक भाई, तो मैं आपसे भी थोड़ा जानना चाहता हूँ, थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में तो मैंने थोड़ा-सा कवर किया। लेकिन अगर ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में बात करें, या ग्लोबल एफ़िलिएशन या जो पॉलिटिक्स आउटसाइड इंडिया है, उसका इम्पैक्ट इंडियन पॉलिसीज़ पे या अदानी पे कैसे आया है उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड अगर दे दें तो आप? हाँ, तो देखिए अब अडानी डोमेस्टिक मार्केट में तो काफ़ी बड़े हो ही गए थे। 2000 के बाद जैसे आप बता रहे हैं, काफ़ी फ़ेवरेबल पॉलिसीज़ ना सिर्फ़ उनके लिए बट सबके लिए बट उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया। अडानी ग्रुप काफ़ी बड़ा हुआ और तब तक 2008 के आस-पास दुनिया में ऐसी स्थिति बनने लगी थी कि चाइना, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज़ वर एक्वायरिंग एसेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि दुनिया में कहीं भी मिनरल्स हैं, माइन्स हैं या
कोई भी नेचुरल एसेट्स हैं, पेट्रोल हो गया या कोई भी नेचुरल एसेट्स है, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, दुनिया की ऑल सब बड़ी कंट्रीज, चाइना, अमेरिका, सब जहाँ पे मौका लगे वो सब हथियाने पे लग गए। हथियाना हुँ, मतलब कब्जा करना नहीं, बट हाँ, एक इकोनॉमिक तरीके से उसको लोन देके किसी तरह अपने कब्जे में कर लेना। अब इंडिया के पास ये ऐसा करने के लिए कोई नहीं था। तो चाइना बेसिकली क्या करता है, चाइना की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, चाइना की कंपनीज़ पूरी दुनिया में जाती हैं, लोन देती हैं और वो प्राइवेट कंपनीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, लेकिन वो जहाँ-जहाँ जाके एसेट्स एक्वायर करती हैं, वो सब चाइना के कंट्रोल में ही होता है। पीछे से कंट्रोल गवर्नमेंट का ही है, सपोर्ट गवर्नमेंट का ही। तो उस समय इंडिया के पास तो ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं था। 2008 में 2008 के आस-पास क्या हुआ, श्रीलंका का पोर्ट श्रीलंका ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि भई आप हमारा हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप करें, अपने अंडर ले लें। लेकिन यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मना कर दिया कि हमारे पास बैंडविड्थ नहीं है, हम नहीं कर पाएँगे ये। तो फिर वो चाइना के पास चला गया। अब जब वो चाइना के पास चला गया, तो पहले तो हमारी गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब चाइना के पास चला गया, उसके बाद वो वहाँ पे अपने मिलिट्री बेसेस बनाने लगे। तब हमारी गवर्नमेंट को समझ में आया कि उस रिक्वेस्ट को मना करना कितना बड़ा सेफ्टी कंसर्न है। और ये ऐसा यहीं सिर्फ यहीं नहीं, इंडियन ओशन में हर जगह हो रहा था। क्योंकि चाइना एसेट्स एक्वायर कर रहा था और हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो अब वहाँ पे अडानी ग्रुप आता है। अडानी ग्रुप यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट में क्लैश होता है और अडानी ग्रुप को बेसिकली अडानी ग्रुप अपने पैसे से बाहर एसेट्स खरीदना शुरू करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में माइन्स का टेंडर अडानी ग्रुप के पास है। वहाँ फिर अफ्रीका में भी कुछ एसेट्स अडानी ग्रुप के पास है। अब वो यूएस मार्केट में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली वहाँ से 2008 के बाद जो श्रीलंका से हमें लेसन मिला, उसके बाद अडानी एक इंडियन गवर्नमेंट का आर्म सा बन गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड एसेट्स एक्वायर करने के लिए और इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में बढ़ाने के लिए। तो ये एक जियोपॉलिटिक्स का एंगल है, जहाँ पे अब अडानी एंटरप्राइजेस इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए जब ऑस्ट्रेलिया में अडानी ने माइनिंग के लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया था, इन इंडियन कंपनी के अलावा देयर वर ऑल चाइनीज़ कंपनीज़, सब चाइनीज़ कंपनीज़ थे। तो अडानी वाज़ द ओनली ऑपोजिशन टू ऑल द चाइनीज़ कंपनीज़। तो अडानी पे आज की डेट में अगर अटैक करना है, तो उसका मतलब है कि इट इज़ सेम एज़ आप इंडिया पे अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आपने रखा है, क्योंकि ये एंगल तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जो अडानी है, वो इंडियन गवर्नमेंट का फेस भी हो सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये और आगे चल के देखना होगा कि किस तरह से पैन आउट होता है ये। तो बहुत ज़बरदस्त, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया। तो तरुण भाई इसमें थोड़ा आप दर्शकों को बताएँ कि ये जो एसेट्स जैसे मैंने कहा कि काफ़ी जगह इन्होंने एक्वायर किए ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, बट वहाँ भी इतना स्विफ्टली नहीं हुआ सब चीज़ें। काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो उसके बारे में थोड़ा बताएँ? हाँ, ना सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया में अगर अडानी ग्रुप का पिछले 3-4 सालों में अगर हम देखें, तो इनकी काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ रही हैं और बहुत ही क्रिटिसिज़्म इनको झेलना पड़ा है। तो अगर हम थोड़ा-सा कंट्रोवर्सीज़ के बारे में बात करें, तो जैसा आपने बताया ऑस्ट्रेलिया में जो कारमाइकल कोल माइन प्रोजेक्ट है, उसमें अडानी ग्रुप इन्वॉल्व रहा है और इनके ऊपर आरोप लगा है कि एनवायरमेंटल डैमेज इन लोगों ने किया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जिसमें कि इनका जो कंसर्न रहा है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का वो रहा है ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर और लोगों ने बोला है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से कोल माइन प्रोजेक्ट की वजह से इस पे काफ़ी इम्पैक्ट आया है ग्रेट बैरियर रीफ पे और इस प्रोजेक्ट को काफ़ी लीगल चैलेंजेस भी झेलने पड़े ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसमें बोला गया है कि भई इसमें इनके प्रोजेक्ट की वजह से सिग्निफिकेंट कार्बन एमिशंस होंगे जिसपे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आएगा। और इससे थोड़ा लोगों पे भी इम्पैक्ट आएगा जो आस-पास के लोग रह रहे हैं। लेकिन इस तमाम कोशिशों के बावजूद अडानी ग्रुप जो है इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ा और जो माइन ऑपरेशनल है वो दिसंबर 2021 से है।
और अडानी ग्रुप ने बोला है कि ये इस माइन प्रोजेक्ट की वजह से हज़ारों लोगों को जॉब मिलेंगी वहाँ पे और जो इकोनॉमी है उसको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो अब जैसा सब जानते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट 2023 जनवरी में आई थी, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्सीज़ जो अडानी की ग्रुप के आस-पास रही हैं। उसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अडानी ग्रुप के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप जो है स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड में इन्वॉल्व्ड है। जिसमें इसने बताया कि ये लोग ऑफशोर शेल कंपनीज़ यूज़ करते हैं स्टॉक प्राइसेज़ को मैनिपुलेट करने के लिए। हालाँकि जैसा एक्सपेक्टेड था अदानी ग्रुप ने वापस बोला जितने भी एलिगेशंस थे सबको डिनाई किया और बोला ये सब बेसलेस हैं और दीज़ आर द कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया एज़ पर द अडानी ग्रुप। और हालाँकि इससे काफ़ी इनकी कंपनी शेयर वैल्यूज़ पे काफ़ी इम्पैक्ट आया, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए था, वापस से शेयर ऊपर आया। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके ऊपर जब भी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट रहे हैं या माइनिंग के प्रोजेक्ट रहे हैं, इनके ऊपर लैंड एक्विजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट का आरोप लगाया है। जैसा कि मुंद्रा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया था बताया मैंने 2001 में इन्होंने बताया था, तो इसके ऊपर आरोप लगा कि इसमें जो लोकल फिशरमैन हैं और जो फार्मर्स हैं, उसको उनको डिस्प्लेसमेंट झेलना पड़ा, इसकी वजह से। हालाँकि क्रिटिक्स बोलते हैं कि अडानी ग्रुप जो है अपना पॉलिटिकल एफिलिएशन यूज़ करके, पॉलिटिकल कनेक्शंस यूज़ करके जितना भी लीगल प्रोसेस है उसको सर्कमवेंट करते हैं और अपने जो प्रोजेक्ट हैं उसको गो अहेड करते हैं और जो भी लैंड इनको एक्वायर करनी है वो सब करते हैं। और इनके ऊपर क्रोनी कैपिटलिज़्म का आरोप लगा है कि भई पॉलिटिकल एफिलिएशन है बीजेपी के साथ मोदी के साथ, उसकी वजह से इनको बेनिफिट मिलता है। जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या पोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, वो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब अदानी की तरफ जाते हैं और ये सब इसके ऊपर आरोप लगे हैं। और जैसा कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, जो ब्राइबरी एलिगेशंस है यूएस में नवंबर 2024 में जो आई हैं, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही है। उसके बारे में भी अब हम थोड़ी डिटेल में बारे में बात करेंगे। तो अभी तक ये सब था, जो इसमें जो कंट्रोवर्सी रही हैं अदानी ग्रुप के आस-पास। सही बात है। और अब ये जो नई कंट्रोवर्सी आई है उसमें अडानी ग्रुप पे तो केस ही हो गया है यूएस में। अ, उसके बारे में चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये केस क्या है? ये फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट है, एक एफसीपीए यूएस में। तो वो क्या बोलता है कि जैसे अगर आप यूएस में कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या दूर-दूर से भी आप किसी सब्सिडियरी के साथ यूएस बेस्ड सब्सिडियरी के साथ एसोसिएटेड हैं, तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे और उसमें एक प्रोटोकॉल है कि आप फॉरेन कंट्रीज में ब्राइब नहीं दे सकते और हुँ, अगर देंगे तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। अब ऑब्वियस सी बात है कोई ब्राइब देगा तो डिक्लेयर क्यों करेगा? तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये ऐसे केसेस बहुत कंपनीज पे होते रहते हैं यूएस में। तो ये एफसीपीए के अंडर कंपनीज पे केस होना ये कोई एब्नॉर्मल सी बात नहीं है। पिछले साल 33 कंपनीज पे यूएस में केस हुआ है और आप विश्वास नहीं करेंगे इसमें इन कंपनीज में बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। ऑरेकल, हनीवेल, मैकिन्जी और इनफैक्ट ऑरेकल पे तो केस हुआ है क्योंकि एलिगेशन है कि उन्होंने इंडिया में ही ब्राइब्स दी, है ना? तो ये सब सेटल हो जाता है थ्रू फाइन्स व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। बट इस केस में कुछ अलग हुआ है। अडानी के केस में इंडाइटमेंट हो गया है, अडानी के केस में वारंट्स निकल गए हैं जो कि बहुत ही अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर आप केस पढ़ें, तो केस में ये भी है कि कोई एविडेंस दिया नहीं गया है। बस एलिगेशंस लगाए गए हैं कि उन्होंने इंडिया की कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को ब्राइब्स दी हैं, जिसमें आंध्र, तेलंगाना और कुछ और स्टेट्स हैं। तो लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस कोर्ट का इंडिया में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो सिर्फ एलिगेशंस पे ही बात कर रहे हैं। अच्छा ये केस हुआ क्यों है? ये केस इसलिए हुआ है क्योंकि अडानी हैज़ ट्राइड टू एंटर द यूएस मार्केट। उन्होंने बॉन्ड्स रिलीज़ किए थे, डॉलर बॉन्ड्स रिलीज़ किए थे वर्थ $500 मिलियन और यूएस मार्केट से पैसा उठाया है। अडानी की एक लोकल सब्सिडियरी भी है यूएस में, अज़्योर ग्रीन पावर्स करके। तो एलिगेशन ये है कि जब अडानी ने डॉलर बॉन्ड्स इश्यू किए थे यूएस में, तो उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया
कि उन्होंने ब्राइब्स देके कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स को। और ये एक बहुत ही नॉर्मल केस बनता भी है, जो कि यूएस कोर्ट में फाइल हुआ और फिर उसपे डिसीजन आया है, डिसीजन नहीं मतलब एक वर्डिक्ट आया है कि भाई उनको 21 दिन में इसका रिप्लाई करना है। लेकिन साथ में जो वारंट इश्यू हुआ है, वो थोड़ा एब्नॉर्मल सी बात है, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। अब मान लीजिए ओरेकल पे जैसे पिछले साल केस हुआ है, अब ऐसा तो है नहीं कि लैरी एलिसन के खिलाफ वारंट आ गया, है ना? हुँ। तो सिर्फ फाइन देके, फाइन सेटल करके, एक अमाउंट सेटल करके ये बात सुलझ जाती है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ये है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे ये जो दोहरा व्यवहार अडानी के साथ हुआ है यूएस में कि वारंट ही इश्यू हो गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स है, जो कि हम देख भी रहे हैं इंडिया और यूएस रिलेशंस में। मुझे लगता है कि मैं एग्जैजरेट नहीं करूँगा अगर मैं बोलूँ कि रिचर्ड निक्सन के बाद जो बिडेन जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, रिचर्ड निक्सन जब थे तो इंडिया और यूएस रिलेशंस जितने खराब थे, हमें नहीं लगता था कि उससे ज़्यादा खराब हो पाएँगे, लेकिन जो बिडेन ने कर दिखाया है। यूएस और इंडिया रिलेशन मुझे नहीं लगता कि रिचर्ड निक्सन के बाद इतने खराब हुए होंगे। तो हर एंगल में जो बिडेन ने और यूएस की करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने मेक श्योर किया है कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस बिल्कुल ही खराब हो जाएँ, इससे पहले कि ट्रम्प आएँ। तो आई थिंक अगर बड़े फ्रेम में देखें, तो ये उसका ही एक पार्ट है। ये बहुत ही अगेन वापस से बहुत ही दिलचस्प एंगल आपने उठाया इसके अंदर और इसमें जो एक बहुत बड़ा अहम सवाल निकल के आता है जिसपे आपने ब्रीफली टच अपॉन किया है इसके ऊपर कि केस जो कॉन अभी हम थोड़ा कंट्रोवर्सी के बारे में बताएँगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा उसको टच करेंगे। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि चीज़ें इंडिया के अंदर हुई हैं और जो भी लॉज़ ब्रेक हुए हैं, वो इंडिया के अंदर हुए हैं, तो यूएस में क्यों इसमें इनके ऊपर केस फाइल हुआ है? तो जैसा आपने बताया इसके अंदर एफसीपीए फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट इसके अंडर इसमें केस फाइल हुआ है। तो उसमें थोड़ा डिटेल में हल्का-सा टच करूँ मैं, तो एफसीपीए के अंडर जो यूएस के अंदर कोई भी लिस्टेड कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है, वो अगर ब्राइबरी में इन्वॉल्व होता है आउटसाइड यूएसए टू टेक एडवांटेजेस एंड टू गेन इन बिज़नेस, तो उसके अंडर में यूएस के अंदर केस फाइल हो सकता है। पहला ये। दूसरा इसके अंदर क्या है कि इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। तो यूएस बेस्ड जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको फाइनेंशियल लॉस होता है बिकॉज़ ऑफ एनी फ्रॉड, मार्केट मैनिपुलेशन या फिर कोई मिसलीडिंग डिस्क्लोज़र है। जैसे आपने टच किया था कि अडानी ग्रुप ने डिस्क्लोज़ नहीं किया कि उन्होंने ब्राइबरी फाइल की है। तो उनके अगेंस्ट यूएस कोर्ट में लॉ सूट फाइल हो सकता है। और एक जो थर्ड इसमें है वो ग्लोबल ज्यूरिसडिक्शन है, जो सर्टेन केसेस में आता है। उसमें ये है यूएस कोर्ट जो है समटाइम्स अपना ज्यूरिसडिक्शन जो है वो उन केसेस में लगाती हैं जहाँ पे ये एलिगेशंस हैं कि यूएस के बाहर कोई फ्रॉड हुआ है, कोई इसके ऊपर मैनिपुलेशन हुआ है और जिसका इम्पैक्ट जो है यूएस इकोनॉमी पे अगर आ सकता है या आया है, तो उस केसेस में भी यूएस के अंदर केस चल सकता है। तो ये 3 अहम इसके अंदर पॉइंट्स हैं, क्यों ये यूएस के अंदर केस रजिस्टर्ड हुआ, बावजूद इसके कि चीज़ें जो हैं इंडिया के अंदर हुई। सही बात है, एकदम सही बात है। और इसमें अगर आप देखें तो अ, अडानी डॉलर बॉन्ड के थ्रू और अदर प्लान्स भी थे उनके और एक बड़ा डॉलर बॉन्ड लेके आने वाले थे $700 बिलियन का जो अब उन्होंने होल्ड पे डाल दिया है। तो ये सब बॉन्ड्स के थ्रू वो यूएस में इन्वेस्टर से मनी रेज़ करना चाहते थे। इसीलिए ये केस अभी आया है। हाँ, टाइमिंग की बात उसमें भी हो सकती है कि टाइमिंग ऐसा क्यों है कि डिक्लेयर किया गया हमारी पार्लियामेंट सेशन करने से पहले, वो हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कवर करेंगे। लेकिन आपने सही बिल्कुल सही बोला, एचसीपीए एक्ट की वजह से ही उनपे केस हुआ है, जो कि नॉर्मल है। जैसे मैंने बोला ना, अडानी एक सिंगल आउट हम कर रहे हैं क्योंकि वो हमसे रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत कंपनीज पे ये होता है और वो सब सेटल हो जाता है थ्रू फाइन्स। हुँ, करेक्ट।
तो तरुण भाई आपने ये तो बता दिया कि एफसीपीए के थ्रू भाई यूएस में केस हो सकता है क्योंकि अडानी वाज ट्राइंग टू गेट एंटर इनटू यूएस मार्केट। बट इंडिया में एक्चुअली क्या हुआ है, उसकी क्या डिटेल्स है, कहाँ ब्राइब्स दी गई हैं, दी नहीं दी गई हैं या प्रूफ है, व्हाटएवर इट इज, व्हाट इज द गेम हियर? अच्छा, हाँ, ये भी ये इस पूरे जो आज का पॉडकास्ट है उसका सार है, कि लोगों को पता है कि अडानी इन्वॉल्व्ड है, लोगों को पता है यूएस के अंदर केस हुआ है, लोगों को पता है कि चार्जेस लगे हैं, लेकिन थोड़ा-सा कि क्यों लगे हैं, क्या हुआ आखिर इंडिया के अंदर, जो ये सब कुछ कंट्रोवर्सी हुई है। तो इसमें यूएस प्रोसिक्यूटर्स हैं, उन्होंने बताया एलिगेशन लगाए हैं अडानी ग्रुप के ऊपर, कि इसमें अडानी के अलावा 7 लोग और भी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। जैसे कि गौतम अडानी तो फाउंडर है, चेयरमैन है ही अडानी ग्रुप के। उसके अलावा इनके भतीजे हैं, इनके नेफ्यू हैं, सागर अडानी, जो अडानी ग्रीन एनर्जी और विंड एनर्जी पोर्टफोलियो सँभालते हैं, वो इन्वॉल्व्ड हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया था कि एज़्योर पावर है, उसके कुछ लोग हैं, विनीत जैन, रंजीत गुप्ता, वो लोग हैं और एक रुपेश अग्रवाल हैं वहाँ के, वो हैं। कुछ कैनेडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से कनेक्टेड कुछ फॉर्मर एम्प्लॉइज़ हैं, सिरिल कबानीज़ जो भी नाम है, वो इन्वॉल्व्ड हैं। एक सौरभ अग्रवाल करके हैं, एक दीपक मल्होत्रा करके हैं, तो कुल जमा 8 लोग हैं, जिसके ऊपर इनके ऊपर जो है ये चार्जेस फाइल हुए हैं यूएस के अंदर। अब आते हैं कंट्रोवर्सी के ऊपर कि व्हाट इज़ दिस कंट्रोवर्सी ऑल अबाउट? तो इसमें क्या है कि एलिगेशंस ये हैं कि अडानी ने दिसंबर 19 एंड जुलाई 2020 के बीच में अडानी ग्रीन एनर्जी और एक जैसे तो बताया था एज्योर एनर्जी जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, इन्होंने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि सेकी बोलते हैं उसको, जो कि स्टेट ओन्ड एंटिटी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करती है। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, वो लिए हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट से। और जैसा कि अदानी ग्रीन ने, जो उनकी ग्रीन एनर्जी की कंपनी है, अदानी ग्रीन ने अनाउंस किया था कि इनको वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर अवार्ड मिला है, सोलर कॉन्ट्रैक्ट मिला है इनको, जो कि अगले 20 साल में करीब-करीब $2 बिलियन के ऊपर आफ्टर टैक्सेस ये लोग जो हैं इसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करेंगे, अदानी ग्रुप। लेकिन इसमें हुआ क्या? इसमें आरोप ये लगा है कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये सही बात है। सेकी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू मिला है, ये भी सही बात है। लेकिन अडानी ग्रुप ने ये नहीं बताया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये इंडियन स्टेट्स ऑफिशियल्स को ब्राइबरी देने के बाद मिला है। और ब्राइबरी क्या है? आंध्र प्रदेश के अंदर ऐसा बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को 1750 करोड़ जो कि 228 मिलियन यूएस डॉलर्स की ब्राइबरी जो है वो आंध्र प्रदेश में ऑफिशियल्स को दी है, ताकि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो माने, एग्री करे कि जो सोलर पावर है वो अडानी ग्रुप से खरीदे, थ्रू सेकी। और इसमें जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट था वो 7 गीगाबाइट्स नॉट बाइट्स 7 गीगावाट्स सोलर पावर खरीदे आंध्र प्रदेश अ, अडानी ग्रुप से। और जुलाई 2021 और फरवरी 2022 में जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ हैं उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, इन लोगों ने थ्रू सेकी अगेन अडानी ग्रीन एनर्जी एंड एज़्योर पावर इनसे एग्रीमेंट किया कि हम खरीदेंगे आपसे। लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? बड़ी बात ये हुई है, पहले रिलक्टेंट थे खरीदने के लिए, क्योंकि हमें जैसा आपको पता है कि कोल पावर और हाइड्रो पावर कंपैरेटिवली सोलर एनर्जी से चीपर है और सोलर पावर जो है वो एक्सपेंसिव है। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहेगी कि अपने लोगों को बड़े दामों पे वो बिजली बेचे। और क्योंकि सोलर पावर महँगी है और अडानी ग्रुप सोलर पावर बेच रही थी, इसलिए इनिशियली एग्री नहीं कर रहे थे और उनको एग्री कराने के लिए ब्राइबरी दी गई। और टोटल जो ब्राइबरी है, वो 265 मिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि करीब-करीब अगर इंडियन आईएनआर में कन्वर्ट करूँ तो 2210 करोड़ की ब्राइबरी हुई है। तो आप ये देखिए इतने लार्ज स्केल पे ब्राइबरी के एलिगेशन हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए गए हैं। ओके। तो प्रतीक भाई जैसा कि हमने अभी तक सारी चीज़ों के मामले में मालूमात लोगों को बता दी है, तो जानकारी शेयर किया हम लोगों ने जैसे कि क्या हुआ, कैसे हुआ।
लेकिन इसमें 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे आते हैं, जो कि आई थिंक हो सकता है कि बिहाइंड द सीन ये रीज़न रहे हों और इसमें पॉलिटिकल एफिलिएशंस ग्लोबली और इंटरनली। तो अगर आप थोड़ा इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशंस जो पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से आए हैं, उसके बारे में थोड़ा टच करें, तो बेटर होगा। हाँ, तो क्या है तरुण भाई जैसे मैंने बोला कि ये कुछ नया केस नहीं है, एफसीपीए के केस होते रहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ डिफरेंट है और वो डिफरेंस मुझे लगता है इसलिए है कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी महीने से काफ़ी चीज़ें हम देख चुके हैं, जैसे हमने देखा बांग्लादेश में, तख्ता-पलट हुआ यूएस के बेस पे। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी की है, जो बदलने वाली है, वो अभी पीछे पड़ गई है कि इंटरनेशनल रिलेशंस स्पेशली विद इंडिया अच्छे नहीं रखने हैं, है ना? और मुझे लगता है कि ये केस भी उसी का एक पार्ट है। अब आप देखिए जो बिडेन्स एडमिनिस्ट्रेशन जाते-जाते स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपना रही है। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का मतलब है कि आप जा रहे हैं, अगर आप कहीं से छोड़ के जा रहे हैं तो सब जला दें। ऐसा वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मन्स पीछे हटते थे तो वो करते थे। जब वो कहीं से पीछे हटते थे, किसी गाँव से, किसी शहर से, तो वो सब तोड़ देते थे, सब जला देते थे, उसको स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी बोलते हैं। तो ट्रम्प के जनवरी में ओथ लेने से पहले बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सोच लिया है कि सब कुछ इतना खराब कर दो कि ट्रम्प को आके सँभालने में काफ़ी महीने लग जाएँ। तो हाँ, ये चीज़ भी उसका ही एक पार्ट है। अब आप देखिए साउथ ईस्ट एशिया में सब कुछ ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में तख्ता-पलट किया यूएस ने। आप मिडल ईस्ट में देख लीजिए, इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसके ऊपर से अब सीरिया में और बवाल खड़ा हो गया है। आईसिस फिर पैदा हो रहा है ना? और यूक्रेन का तो आप हाल जानते ही हैं, यूक्रेन में परमिशन दे दी गई है कि आप अ, ब लंबी रेंज की मिसाइल्स आप रशिया पे मार सकते हैं। तो ये बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो अभी हमें 3 महीने से 4 महीने से दिख रहा है, ये उसी का पार्ट है। अभी इसी पॉलिसी में एक पॉलिसी और जुड़ गई है कि अब इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्टली अटैक नहीं कर पा रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट के जो कंपनीज़ हैं, उन पे अटैक किया जाए। है ना? तो अडानी जैसे मैंने बोला अडानी इज़ द फेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड हुँ, क्योंकि उनके पास इतने सारे एसेट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना? जो कि इनडायरेक्टली इंडियन एसेट्स हैं। तो अब इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्टली अटैक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली अटैक करिए। आप अडानी पे कुछ केस करिए, अडानी को फँसाइए ताकि वो यूएस मार्केट में एंटर ना कर पाएँ, हुँ, है ना? तो टेकिंग डाउन अडानी इज़ लाइक टेकिंग डाउन इंडिया हुँ। इफ यू सी। तो ये उसी पॉलिसी का पार्ट है, जो फॉरेन पॉलिसी बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपना रहा है। अब इसका एक बड़ा एंगल निकल के आता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, हमारी जो इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये भी वहां से क्यों उठाती है और फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में ये पार्लियामेंट नहीं चलने देते और बहुत कुछ करते हैं। तो तरुण भाई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए आप बताइए कि अब इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे कैसे पड़ रहा है? बिल्कुल इसमें जैसे ही ये आरोप लगे अडानी ग्रुप के ऊपर, गौतम अडानी के ऊपर, तो जैसा कि सबको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया में भूचाल आना स्वाभाविक था। और क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट पिछले 10-11 साल में कोई भी मुद्दा नहीं मिला है, तो कोई भी अगर इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर छोटी-मोटी कोई भी चीज़ हुई हो, तो अब ऑपोज़िशन का जैसा रोल होता है, करना भी चाहिए मेरे हिसाब से किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, ऑपोज़िशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्कैम के, कोई ब्राइबरी के, कोई इसके-उसके आरोप नहीं मिले, तो जो भी मिले उस पे उछालना चाहिए, उछाला भी। और ऐसा ही इंडिया के अंदर हुआ। जैसे ही एलिगेशंस लगे तो इंडिया के जो हमारे ऑपोज़िशन लीडर हैं अभी लोकसभा के अंदर राहुल गांधी, उन्होंने बोला कि अडानी के ऊपर पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन हुई चाहिए और स्पेसिफिकली उन्होंने डिमांड की कि गौतम अडानी को ही शुड बी अरेस्टेड क्योंकि अब क्लियर है कि और अमेरिका के अंदर भी क्लियर है कि अडानी ने लॉज़ जो हैं वो ब्रेक किए हैं, ना सिर्फ अमेरिकन लॉज़ बल्कि इंडियन लॉज़ एज़ वेल क्योंकि वो इंडायरेक्ट हुए हैं यूएसए के अंदर। और उन्होंने सवाल पूछा और बहुत ही अहम सवाल था कि अडानी जो हैं, ये फ्री मैन क्यों घूम रहे हैं इस देश के अंदर? जबकि ऊपर इनके ऊपर इतने बड़े-बड़े आरोप लगे हैं कि इन्होंने 2210 करोड़ की ब्राइबरी दी है इंडियन ऑफिशियल्स को। इन्होंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं ब्राइबरी देके, बड़े-छोटे मुद्दे नहीं है, बड़े आरोप हैं। तो सही सवाल था राहुल गांधी की तरफ से, ऐसा कोई गलत सवाल तो नहीं था इसके अंदर। और इसके
जवाब में जो बीजेपी ने फ़ील्ड किया वो संबित पात्र डॉक्टर संबित पात्रा को फ़ील्ड किया, जो कि उड़ीसा से आते हैं। उनका खुद का स्टेट भी इसमें इन्वॉल्व रहा है, ऐसा इसके अंदर इंडाइटमेंट के अंदर है। और संबित पात्रा ने बोला कि कंपनी जो है दे शुड एंड दे वुड डिफेंड देमसेल्फ। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसको ये बड़ा पॉइंट है कि जितना भी जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसके अंदर इट शुड इंक्लूड ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दोज़ स्टेट्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कंट्रोवर्सी। तो उन्होंने ये भी बोला है कि इसके अंदर जो स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होने चाहिए इसके अंदर। और अगर हम जो स्टेट हैं, टोटल 4 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो आंध्र प्रदेश के अंदर उस टाइम वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। उड़ीसा के अंदर बीजेडी की है, तमिलनाडु के अंदर डीएमके की है और छत्तीसगढ़ के अंदर आईएनसी की है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो ये चारों के ऊपर इसमें बीजेपी गौरतलब बात ये है कि इसके अंदर एक भी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं। हालाँकि बीजेडी जो है सपोर्टर है बीजेपी का वो अलग बात है, लेकिन नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं यहाँ। तो अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो ये सब इंडिया में हुआ है, इसमें कोई भी हुँ, बीजेपी का इन्वॉल्व नहीं है, कांग्रेस के एक स्टेट के अंदर है, संबित पात्रा ने वही बोला। तो हालाँकि 2-2 पॉइंट हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बहुत ही सही पॉइंट उन्होंने रखे हैं, बहुत सही सवाल पूछे गवर्नमेंट से कि अगर एलिगेशन इतने बड़े हैं तो अकेला क्यों घूम रहे हैं गौतम अडानी, फ्री मैन क्यों घूम रहे हैं और इंडिया में केस रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा है? सही सवाल। और संबित पात्रा ने भी अपनी तरफ से सही सवाल किया कि कंपनी डिफेंड करेगी और अगर एलिगेशन है तो इसके अंदर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि अगर ऑफिशियल ने ब्राइबरी ली है, तो देयर चीफ मिनिस्टर शुड बी रिस्पांसिबल फॉर इट। हुँ। नहीं, बात तो सही बोली है राहुल गांधी ने, बट फिर बात वहीं आके फँस जाती है कि भई आप खुद बेल पे हो और आप अडानी को अरेस्ट करा रहे हो, है ना? सब चीज़ें हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बड़ी कन्फ्यूज़िंग हो जाती हैं, इस हाँ, ऐसे इसके बाद। तो हाँ, ये अच्छा बताया। अच्छा, मैं एक एडिशन कर दूँ उसमें, हुँ, उसमें जम्मू कश्मीर का भी नाम है, जो कि उस हाँ, समय सेंटर रूल था और वहाँ हाँ, पे गवर्नर शायद उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वो भी इन्वॉल्व्ड होंगे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो। एक पॉइंट इसमें यही था जैसे आपने बोला कि ये जैसे ही मुद्दा उठता है तो कुछ ना कुछ तो इंडिया में होता है और बताइए हमारे सेशन के पहले ही ऐसी चीज़ें आती हैं। ये भी एक मिस्ट्री है, कोई सॉल्व करके दे हमें कि ये हमारे पार्लियामेंट सेशन शुरू होते हैं उससे 2-3 दिन पहले ही क्यों एक वहाँ पे कहीं दुनिया में और स्पेशली यूएस में कुछ ना कुछ बम फटता है और यहाँ पे राहुल गांधी फिर चिल्लाते हैं, है ना? तो वो एक बिल्कुल। और मिस्ट्री है। ये देखिए आप लोकसभा का आज इस सेशन का ये 5वाँ या छठा दिन है और लगातार 5वाँ छठा दिन वॉश आउट हो गया है। थोड़ी देर डिबेट होती है, ऑपोजिशन वेल में आता है, नारेबाज़ी करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर और पूरा टैक्स पेयर का जो पैसा जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों के सवाल पार्लियामेंट की गवर्नमेंट के सामने रखें, वो रख ही नहीं पा रहा है। पूरा-पूरा ये बहुत बड़ा अहम सवाल है कि ये देखें कि पिछले 10-11 साल की ज़्यादातर पहले भी हुआ है कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है कि पूरे के पूरे सेशंस जो है वॉश आउट हो जा रहे हैं। तो हम जैसे लोग जो इंडियन लोग हैं, जिनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो कि एमपीज़ के द्वारा पार्लियामेंट में रखे जाते हैं और पार्लियामेंट के अंदर रखे ही नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अपोज़िशन हंगामा कर रहा है, उस वेल के अंदर आके नारेबाज़ी कर रहे हैं, हँस के अपना समोसा चाय खा के निकल जा रहे हैं। पार्लियामेंट बंद, नेक्स्ट डे फिर आओ, वापस से शुरू करो और खत्म। तो देश किस तरह हुँ, से आगे चलेगा? ये है हुँ। कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है, तो एट लीस्ट जो भी बिल उनको लाने हैं, वो कर रहे हैं, वो लेके आ पा रहे हैं। तो तरुण भाई आज हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। अडानी का क्या केस है यूएस में, क्यों है वो केस और इंडिया में जो गतिविधि हुई हैं उसके लिए यूएस में क्यों केस हुआ है, ये पॉइंट्स हमने कवर किए। फिर हमने थोड़ा एक बड़े फ्रेम से ये भी देखा कि ऐसा क्यों है कि अलग-सा बर्ताव हो रहा है अडानी के साथ, इस हुँ, केस में यूएस में। वो इंटरनेशनल रिलेशंस में कहाँ बैठता है, पूरी जियोपॉलिटिक्स में कहाँ बैठता है और फिर आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की भी बात करी कि उसको लेके यहाँ कितना बड़ा हंगामा हो रहा है। तो काफ़ी कुछ कवर किया हमने, तो होपफुली आगे देखते हैं इसमें और क्या निकल के आता है। अभी उनको 21 दिन का टाइम मिला था रिप्लाई करने के लिए, तो आई एम ईगरली वेटिंग कि अडानी क्या रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर ये केस कहाँ जाता है।
बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये सब देखना कि कैसे जाएगा केस, कहाँ पे जाएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, जो ट्रेंड है, जो बाकी कंपनीज़ पे ऐसे सेम काइंड ऑफ एलिगेशंस लगे हैं, उनको देख के तो यही लगता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाना चाहिए। बट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये मुद्दा बहुत दिन तक चलेगा, ये तो पक्का वो उसकी कारण अलग है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। है। उसपे हम एक पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं। हाँ। तो आई थिंक बहुत बहुत चलिए, इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा और लोगों हाँ, तक बात पहुँचेगी और कोई सवाल, कोई फीडबैक कुछ हो तो लोग अपना कमेंट देके बताएँ। हाँ, ज़रूर। थैंक यू, फील फ्री टू कमेंट एंड थैंक यू गाइस। बाय। थैंक यू, बाय-बाय।